हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम विज्ञान में चैप्टर 9 के प्रकाश चैप्टर को देख रहे थे। इस अध्याय में हमने समतल दर्पण के बारे में जाना, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियमों के बारे में जाना, साथ ही परावर्तन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में भी हमने जाना था। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है बाय यूजिंग टू रेज या दो किरणों को यूज़ करते हुए का उपयोग करते हुए कैसे एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये भी हमने पिछली कक्षा के अंदर देखा था। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। हालांकि मैं ये पहले करवा चुका हूँ, लेकिन क्लास की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, इस वजह से मैं इसे वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से। हमने ये देखा था समतल दर्पण में कि समतल दर्पण की जो सतह होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। अगर मैं कुछ इस तरीके से एक समतल दर्पण का निर्माण करना चाहूँ तो वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। और हमने ये देखा कि उसकी जो फ्रंट साइड होती है, जहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है या फिर हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो बिल्कुल चिकना होता है या फिर खुरदुरा हो सकता है। जैसे हमने विस्तृत परावर्तन के बारे में पढ़ा था और नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही। तथा जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर एक लेप लगा हुआ है। और वो लेप किसका लगा हुआ होता है? वो लेप लगा हुआ होता है चांदी या फिर एल्यूमिनियम का। तो इसे हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं जैसे एम और एन। लेकिन जब मैं गोलीय दर्पण की बात करूँगा तो गोलीय दर्पण में ऐसा नहीं होता। आप अज्यूम कीजिए कि सपोज़ एक बॉल है हमारे पास में। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक बॉल है जो कि गोले के रूप में है। आप एक खोखली बॉल ले लीजिए। आप प्लास्टिक की बॉल ले सकते हैं या फिर अगर कांच की बॉल अगर आपको कहीं मिलती है तो आप वो ले लीजिए। अब आप उसे बीच में से कट कर दीजिए। बीच में से जब आप कट करेंगे तो आपको दो भाग यहाँ पर अवेलेबल होंगे, दो भाग आपको मिल जाएंगे। उन दोनों भागों में से आप क्या करेंगे, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, एक तरफ अंदर की तरफ चांदी या एल्यूमिनियम का लेप लगा दीजिए या फिर बाहर की तरफ चांदी या एल्यूमिनियम का लेप लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक किसी बॉक्स का ढक्कन था जो कि कुछ गोले की जैसा ही था, तो मैंने उस पर बाहर की तरफ क्या लगा दिया है, चांदी का लेप लगा दिया है। लेप लगाया नहीं है, एक्चुअली जो फॉइल होती है आपकी एल्यूमिनियम फॉइल, वो मैंने यहाँ पे टच कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लेप लग रहा है, तो मुझे जो भी इमेज दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, इस वाले हिस्से पे। अगर ये कांच का ग्लास होता तो अगर ये लेप बाहर की तरफ लगा होता है तब हम इसे किस दर्पण का नाम देंगे, वो हमें जानना है। अगर यही हमारे पास में अंदर की तरफ लगा होता, अगर मैं इसे अंदर की तरफ लगा देता हूँ, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो अब मैं इसे किस दर्पण का नाम दूंगा ये हमें जानना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास में, हम मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हम एक गोला ड्रॉ करते हैं। ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। इस केंद्र को अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने इसको दो बराबर भागों में बांट लिया है। अब दोनों बराबर भागों में बांटने के बाद मैं इसका एक हिस्सा ये वाला लेता हूँ और इसके बाहर वाले हिस्से में, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोटिंग कर दी है। कोटिंग इन द सेंस हमने यहाँ पर लेप लगा दिया है और इसका नाम दे दिया मैंने एम और एन, ठीक है। अब यहाँ कोटिंग करने के बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि इसका जो केंद्र होगा, अगर सपोज़ कीजिए इसको मैं मिलाता हूँ, मैं इसको गोला बनाने की कोशिश करता हूँ, तो गोला बनाने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी। यानी ये आपका सेंटर हो गया। इस सेंटर से आप क्या करेंगे, एक पूरा गोला आसानी से बना सकते हैं। एम और एन आपके पास में यहाँ पर है। जब भी आपके पास में सिचुएशन आती है, यानी कि जब आप कोटिंग बाहर की तरफ करते हैं, और वो ये कोटिंग किसकी होगी, चांदी की या फिर एल्यूमिनियम की, और सेंटर कहाँ होगा, अंदर की तरफ। अगर मैं इसको बनाता हूँ तो सेंटर हमेशा कहाँ दिख रहा है मुझे, अंदर की तरफ दिख रहा है। तो ऐसे दर्पण को मैं क्या कहूँगा, मैं नाम देता हूँ अवतल दर्पण।
अगर ये अवतल दर्पण है तो प्रकाश की किरण या फिर कोई भी वस्तु जो रखी जाएगी वो पीछे रखी जाएगी या आगे रखी जाएगी, वो हमेशा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, इसे हम क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र। हमेशा वक्रता केंद्र के आसपास जो का वो आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये एक सेंटर है और मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये हमेशा क्या होगी, सेम होगी, तो ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसे हम क्या नाम देंगे, वक्रता त्रिज्या। तो एक अवतल दर्पण के अंदर जब कोटिंग की जाती है तो वो बाहर की तरफ की जाती है, गोले के बाहर की तरफ की जाती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा, अंदर की तरफ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, और वक्रता केंद्र भी अंदर की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। मैं वापस यही हाफ लेता हूँ और अब मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैं कोटिंग अब बाहर की तरफ ना करके मैं कहाँ कर रहा हूँ, अंदर की तरफ। तो जैसे ही मैंने चांदी या एल्यूमिनियम की कोटिंग अंदर की तरफ की है, तो अंदर की तरफ कोटिंग करने के बाद में ये दर्पण आपका अवतल दर्पण तो नहीं रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो सेंटर है वो तो हमेशा यहीं ही रहेगा, लेकिन परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो गई है, परावर्तक पृष्ठ अब अंदर की तरफ है। यहाँ परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, बाहर की तरफ, अंदर नहीं, सॉरी, बाहर की तरफ होगी परावर्तक पृष्ठ, और वक्रता केंद्र अंदर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब भी प्रकाश की किरण आएगी तो प्रकाश की किरण बाहरी सतह से टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो जब भी आपको उत्तल दर्पण की बारे में पूछा जाए कि उत्तल दर्पण कैसा होगा, उसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, वक्रता केंद्र किधर होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि जब भी, सपोज़ कीजिए मैं आपके सामने एक और डायग्राम बनाता हूँ, ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर, और मैंने एक परावर्तक पृष्ठ जो है वो इस बार अंदर की तरफ ली है। तो परावर्तक पृष्ठ जब भी अंदर की तरफ होगी और यहाँ बाहर की तरफ कोटिंग करिए, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और अगर यही चीज़ कुछ इस तरीके से होती जहाँ की कोटिंग कहाँ हो रही है, अंदर की तरफ हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही है, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी से संबंधित हम आगे देखते हैं। अब आप इसमें देखकर बताइए कि यहाँ अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण को कौन बता रहा है। ये वाला, यानी मैं इसे नाम दे देता हूँ ए एंड दिस इज बी। जो ए वाला हिस्सा है हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से एक सर्किल बनाएगा। अगर ये इस तरीके से सर्किल बनाता है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र अंदर की तरफ होगा, और साथ ही यहाँ परावर्तक पृष्ठ किधर है, परावर्तक पृष्ठ है अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ जो कोटिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, बाहर की तरफ। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ हमने देखा कि कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, इसका एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल बनाने पे हमें पता पड़ता है कि यहाँ कोटिंग तो अंदर की तरफ हो रखी है, यानी लेप जो लगा रखा है वो अंदर की तरफ लगा रखा है। जब ये अंदर की तरफ लगा रखा है तो हम कहेंगे कि यहाँ परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगी, बाहर की तरफ, और ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो बच्चों आज हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जाना। एक बार और देख लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा, अंदर की ओर वक्रित हो
अवतल दर्पण कहलाता है। यह परावर्तन के बाद किरणों को अभिसारित करता है। ये हमें सीखना है। तो अब देख लीजिए, माना कि ये मेरे पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसमें बाहर की तरफ क्या लगाया हुआ है, एक चांदी का लेप लगाया हुआ है या फिर एल्यूमिनियम का। इस दर्पण का नाम दे देता हूँ मैं एम और इसका नाम दिया मैंने एन। यहाँ पर एक लाइन जो है वो इसको बिल्कुल दो बराबर भागों में डिवाइड करती है और इस लाइन का हम क्या नाम देते हैं, इस लाइन को हम नाम देते हैं मुख्य अक्ष। इस लाइन का हमने नाम क्या दिया, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष इस P बिंदु पर इस अवतल दर्पण को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वक्रता केंद्र C। इसका नाम क्या दिया हमने, वक्रता केंद्र C। इस वक्रता केंद्र में से हमने ये जान लिया कि ये दर्पण कौन सा है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि अगर किरण या फिर कोई वस्तु कांच के सामने या दर्पण के सामने रखी होगी तो वहाँ से क्या होगी, प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से जाएगी और टकराने के बाद में किसी एंगल पे मुड़ जाएगी। मैं मान लेता हूँ वो एंगल कुछ इस तरीके से है। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ से गई और टकराने के बाद में इस एंगल पे मुड़ जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल सीधी जाए और वापस इसी रास्ते से वापस पीछे की तरफ गुजर जाए। तो जब भी ऐसा होता है तो आप देख रहे हैं ये सारी किरणें क्या हो रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है और इस बिंदु को ही हम क्या नाम देते हैं, फोकस बिंदु। तो वह बिंदु जहाँ पर सारी किरणें आकर एक जगह मिलती है वो क्या, वो बिंदु कौन सा कहलाता है, फोकस बिंदु। और इस फोकस बिंदु के कारण ही हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ सभी प्रकाश की किरणें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी क्या हो रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है। यानी कि ये सभी एक जगह पर आके मिल रही है, यानी एक पॉइंट पर आके मिल रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिसारित होना। यानी कि यह किरणें परावर्तन के बाद पास पास आ जाती है या फिर किरणों को यह पृष्ठ क्या करेगा, पास पास ला देता है। तो हम कहते हैं कि अवतल दर्पण में किरणें अभिसारित होती है, परावर्तन के बाद किरणों को अभिसारित करता है। कौन करता है, उत्तल या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ही किस में होगा, आपका उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक सरफेस है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो यहाँ पर कोटिंग कहाँ होगी, अंदर की तरफ, यानी लेप अंदर की तरफ लगाया जाएगा तो रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ से होगा। यानी अगर ये किरण यहाँ टकराती है तो ये कुछ इस एंगल पर मुड़ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर होगा, अगर ये किरण इस बिंदु पर टकराई तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये बिंदु से टकराती है, इधर से ये टकराती है तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें भी एक मुख्य अक्ष होगी जैसा कि इसमें था अवतल दर्पण में। ये मुख्य अक्ष इसे भी दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो यहाँ ये मुख्य अक्ष हो गई, साथ ही आपका वक्रता केंद्र यहाँ C हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ किरणें एक दूसरे से नहीं मिल रही, लेकिन अवतल दर्पण में तो एक बिंदु पर मिल रही थी लेकिन यहाँ नहीं मिल रही है। तो यहाँ ये किरणें क्या हो रही है, अपसारित हो रही है। लेकिन अपसारित कहाँ से हो रही है, ये अपसारित हो रही है एक ऐसे बिंदु पर जो कि हमें अज्यूम करना पड़ रहा है, जैसे कि ये वाला। ये देखिए, इसे पीछे ले जाइए, पीछे ले आने पर आपको लगेगा कि ये सारी किरणें इस बिंदु से ही आगे जा रही हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। साथ ही यह परावर्तन के बाद किरणों को क्या करता है, दूर दूर करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें पीछे से आ रही हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा आपका फोकस बिंदु। ये बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु।
तो हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में देखा, इसे हम वन बाय वन एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कोई सा भी एक दर्पण लेता हूँ। इस दर्पण में जो मुख्य अक्ष होती है वो किसी भी दर्पण को, गोलीय दर्पण में, दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। अब परावर्तक पृष्ठ आप अंदर लें या बाहर लें वो आपके ऊपर है। परावर्तक पृष्ठ मेरी बाहर की तरफ है और अंदर मैंने एक टेप लगा रखा है, ठीक है। इसका नाम मैं ले लेता हूँ एम और एन। सेंटर ऑफ जो पॉइंट होगा वो मैं कुछ इस जगह मान लेता हूँ कि मेरा जो सेंटर है वो इस जगह है। वक्रता केंद्र, इसका मैंने क्या नाम दिया, वक्रता केंद्र। और ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोल, जिसे हम क्या कहते हैं, पी को हम कहते हैं ध्रुव, पोल। और ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पोल से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी, पोल से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये कहलाती है आपकी वक्रता त्रिज्या। ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या के अलावा अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ एम और एन हो गया हमारे पास में, एम एन एक पृष्ठ हो गई है, पी पोल हो गया यानी कि ध्रुव, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। साथ ही जब ये सारी किरणें यहाँ से टकराने के बाद में विचलित हुई, इधर से टकराने के बाद में ये भी विचलित हुई, और यहाँ से ये भी टकराने के बाद में इधर विचलित हुई, इधर से ये भी टकराने के बाद में इधर विचलित हुई, तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारी किरणें क्या होंगी, एक पॉइंट पर आके मिल रही है। तो ये बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। ये कैपिटल एफ से बताते हैं हम इसे, ये क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी ध्रुव से लेके फोकस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, और इसे हम स्मॉल एफ से बताते हैं। तो ये कुछ वक्रता केंद्र के बारे में हमने जाना, मुख्य अक्ष के बारे में जाना, ध्रुव के बारे में जाना, वक्रता त्रिज्या के बारे में जाना, फोकस बिंदु के बारे में जाना और फोकस दूरी के बारे में जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हम इसके आगे इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी गोलीय दर्पण में कोई इमेज बनती है तो इमेज को बनाने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे। अगर इससे संबंधित कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।